बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल साइंस का हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो था एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। उसका पार्ट 2 ये है। हमने लास्ट में एंड किया था रोमन एम्पायर पे। रोमन एम्पायर का जवाल किस तरह हुआ। जब रोमन एम्पायर अपने जवाल तक पहुंची तो फिर जो है वो फ्यूडल स्टेट का आगाज़ हुआ। फ्यूडल स्टेट में ऐसा था जो सेंट्रल अथॉरिटी और सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था ना फ्यूडल स्टेट में, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वो कैसे ख़त्म हुआ कि जो पावर है वो अब लिमिटेड नहीं रही। फॉर एग्जांपल सेंट्रल अथॉरिटी मतलब एक शख्स के पास नहीं रही। पहले पावर किसके पास थी? किंग के पास थी। अब जो वो पावर है वो सिर्फ किंग के पास नहीं रही। अब उसमें दरमियान में कौन आ गए? दरमियान में फ्यूडल्स आ गए हैं। देखें, सबसे पहले ये एक किंग है। किंग का ताल्लुक फ्यूडल से है। फ्यूडल्स का ताल्लुक किससे है? पीजेंट से है। सो जो पावर है वो जो अथॉरिटी है वो सेंटर में नहीं रही, वो डिवाइड हो गई है, ठीक है। और सॉवरेनिटी भी इस तरह से ख़त्म हो गई है। जो फ्यूडल्स थे, जो फ्यूडल स्टेट थी, बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि सन ऑफ लूज अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में भी क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो मिलके रूल कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो फ्यूडलिज्म है उसमें ना लिबर्टी नहीं होती इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स फिर से जो है वो एक इस फ्यूडल के कैद में आ जाते हैं। जो एक पीजेंट तबका है ना, एक लोअर क्लास, एक किसान तबका है, वो इस फ्यूडल के अंडर आ गए। उनकी कोई लिबर्टी नहीं है, ठीक है। अब जो पीजेंट्स के लिए ना फ्यूडल किंग है, ठीक है। इनका जो पीजेंट्स है ना, इनका ताल्लुक सिर्फ फ्यूडल से है जिसको वो किंग मानते हैं। और जबकि इन सब फ्यूडल्स का ताल्लुक किससे है? एक बड़े किंग से है। सो इनकी आपस में एक हायरार्की बनी हुई है, उसको फॉलो करते हुए जो है वो एक पूरी स्टेट चल रही है। अब स्टेट को कायम करना बहुत मुश्किल है, ओबियसली एक बहुत बड़ा निज़ाम है। एक किंग से ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से किंग ने क्या किया? फ्यूडल्स बनाए अपने। किंग्स ने अपने अंडर फ्यूडल्स बनाए बहुत सारे, जिनको बहुत सारी ज़मीनें दे दी। और उन फ्यूडल्स के अंडर जो है वो बहुत सारी पीजेंट्स काम करने लगे, ठीक है। अब बात यह है कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो कितना कमज़ोर किस तरह हो गया। फ्यूडल सिस्टम के कमज़ोर होने में एक एक्ट पास हुआ इंग्लैंड में 1540 में। उस एक्ट को कहते हैं लॉ ऑफ द प्रिमोजेनेचर। इसमें यह हुआ कि जो जितनी भी जायदाद किसी शख्स की है, किसी किसान की है, तो वो जायदाद जो है उसका वारिस सिर्फ उसका बड़ा बेटा है, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या करते थे? वो सब जो है वो शहरों की तरफ रवाना हो जाते थे। वहाँ जो है वो बादशाह के अंडर कोई नौकरी किया करते थे, ठीक है। जब वो शख्स बादशाह के अंडर, जब वो लोग गांव से निकल के बादशाह के अंडर कोई नौकरी करते थे, तो इससे क्या हुआ कि लोगों की तादाद में इजाफा होने लगा। लोग जो है वो अब खेती बाड़ी करने की बजाय लोगों ने शहरों का रुख किया, जिसकी वजह से जो फ्यूडल सिस्टम था ना वो थोड़ा वीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बेजेंटाइन एम्पायर। अब जो पार्ट रह गया था ईस्टर्न पार्ट रोमन एम्पायर का, उसको हमने नाम दिया है बेजेंटाइन एम्पायर का। बेसिकली जो बेजेंटाइन एम्पायर है इसकी स्टेबिलिटी की वजह ये थी कि वहाँ पे जो पॉप कल्चर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब पॉप जो था उसके पास रिलीजियस अथॉरिटी के साथ साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी थी। वो पूरे यूरोप के साथ जो है वो पूरे यूरोप पे जो है वो हुक्मरानी कर रहा था, लेकिन उसकी हुक्मरानी बहुत लिमिटेड रह गई। वेस्ट के टूट जाने के बाद ईस्ट में ही रह गई। सो उसके बाद जो है मुसलमानों का जिस तरह अरूज आया और मुसलमानों ने जो है वो फिर मुसलमानों में और ईसाइयों में बहुत सारी जंगें शुरू हो गई। दो अहम मुसलमान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने इन ईसाइयों के खिलाफ जंग लड़ी। सो फिर हुआ ये कि सलेबी जंगें थी ना, उनमें जो है वो मुसलमान फतह हासिल करने लग गए और जो है वो ईसाई वो हारने लग गए। अब ईसाइयों का एक बिलीफ है कि वो हार नहीं सकते। सो इस चीज़ ने जो है वो ईसाई लोगों को परेशान करके रख दिया कि वो जो है वो नहीं हार सकते। सो वो क्यों हार रहे हैं? सो पॉप ने देखा कि जो हमारा एक अथॉरिटी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रही, लोगों का हमसे एतमाद उठता जा रहा है क्योंकि हम हारते जा रहे हैं। सो उन्होंने एक नया जो है वो प्रोसीजर अपनाया, जिसको वो कहते हैं कि उनका एक बिलीफ है द बिलीफ ऑफ साल्वेशन। मतलब ये कि उनका कि हम जन्नत में जाएंगे, मतलब मरने के बाद हम जन्नत में जाएंगे। अगर हमने कोई भी गुनाह किया है दुनिया में तो हम जन्नत में जा सकते हैं सिर्फ एक तरीके से कि हम चंद रकम जो है वो पॉप को अदा करें, जिससे हमारा जो टिकट है वो जन्नत का हम ख़रीद लेंगे और हम फिर जन्नत में चले जाएंगे। सो उनका ये कॉन्सेप्ट है द बिलीफ ऑफ साल्वेशन। तो फिर पॉप ने क्या किया कि अब जो टिकट्स हैं वो लोगों को देनी शुरू कर दी, जिसके बदले में क्या हुआ कि जो रकम आती गई उससे जो है वो और ज़्यादा बिल्डिंग बनती गई।
सो ये सब देखते हुए लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। लोगों की जो लोग बिल्कुल अंधाधुंध एतमाद कर रहे थे पोप पे, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई ऐसी बुक होती थी जिसके अंदर समझदारी की बात होती थी या ऐसी बात हुआ करती थी जो है वो इंसानी शऊर के लिए, अक्ल के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती थी, तो वो किताबें जो है वो पोप बैन कर दिया करते थे। सो किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो खुद से जो है वो बाइबल को पढ़ सके। सो उस टाइम पीरियड में एक किंग मार्टिन लूथर जो है रोम का एनालिसिस करते हुए उन्होंने 95 थीसिस जो है वो पोप को सेंड किए, जिसमें उन्होंने पोप को चैलेंज किया। मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर आप राइट हैं तो आप मेरे से जो है वो डिबेट करें। सो जब उन्होंने डिबेट नहीं की और इसकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होती गई, तो इस मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग होने के नतीजे में एक नया फ़िरका कायम हुआ जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट। इस तरह ईसाइयत में एक और जो है वो फ़िरके ने जन्म लिया जिसको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। पहले जितने भी लोग थे उनको हम कैथोलिक कहते थे, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो 30 ईयर वॉर रही ये इन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान के, मतलब वो कहते थे वो सही है, वो कहते थे वो सही है। सो इस वॉर के एंड में जो है बेसिकली एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं 1648 में। बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर जो है वो बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया गया था, डिफरेंट बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया गया था। तो जब बाउंड्रीज़ की बात आती है ना, तो हम ये कहते हैं कि स्टेट में जिस तरह टेरिटरी एक मेन एलिमेंट है, सो जब बाउंड्री को आप डिफ़ाइन कर देते हैं तो मतलब ये कि आप एक डिफरेंट स्टेट बना रहे हैं। सो ये एक बेसिक बैकग्राउंड मिलता है हमें स्टेट के लिहाज से। उसके बाद हम देखते हैं इरा ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। रेवोल्यूशन में क्या होता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में हुआ 4 जुलाई। उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। इनका जो बेसिक पर्पस था ना, उस रेवोल्यूशन का बेसिक पर्पस इंडिविजुअल्स थे कि इंडिविजुअल जो है वो अब मज़ीद किसी दबाव में, किसी के हुक्मरानी में नहीं रह सकते, वो आज़ाद हैं, इंसान आज़ाद है। इन सब का इनका बिलीव, इनके पीछे जो मोटिव था वो था लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी और जो है वो इंडिविजुअलिज्म था कि इंसान को अहमियत दी जाए। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का देखें नारा क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब आज़ादी, बराबरी। फ्रेटर्निटी मतलब फ्रेटर्निटी भी बराबरी के मानों में ही आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये रेवोल्यूशन थे वो मोनार्की के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि जब एक शख्स रूल कर रहा होगा तो एक शख्स की जो अक्ल है वो महदूद होती है, जबकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो बहुत सारे मिलकर लोग फैसला करेंगे, तो वो एक कंसल्टेशन वाला एलिमेंट आ जाएगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अप्रिशिएटेड कॉन्सेप्ट है। सो इन रेवोल्यूशंस ने डेमोक्रेसी को जो है वो डिनाई किया। उसके अलावा डिमांड की बेसिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट इन 20th सेंचुरी कि 20th सेंचुरी में स्टेट कैसी है। पहले कैसी थी हमने ये जाना, अब 20th सेंचुरी में स्टेट कैसी थी। अब जो है वो 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो इम्पीरियल पावर्स थी ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो जो है वो कमज़ोर होने लग गई, क्योंकि डिफरेंट कॉलोनीज़ बनी हुई थी। यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सिविलाइज्ड हो गया था। तो जब यूरोप सिविलाइज्ड हुआ तो उसने एशिया के ममालिक में अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू करी। जैसे पाकिस्तान जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है 1947 तक। इसी तरह बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जो ब्रिटिश और फ्रांस और डिफरेंट ममालिक की जो है वो कॉलोनी रही हैं पिछले टाइम पीरियड में। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो इस इम्पीरियलिज्म के ब्रेकडाउन की वजह बनी है, जिसकी वजह से इतनी तोड़फोड़ हुई है कि मतलब पहले जो जंग अजीम थी वो 1914 से लेकर 1918 तक रही। फिर दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 तक रही। इतने लंबे पीरियड में अच्छी खासी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी और इन पीरियड के दरमियान में भी अच्छा खासा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो चुका था। सो इस सब के नतीजे में जो है वो स्टेट जो है वो बहुत चेंज होगी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जो डिफरेंट टेरिटरीज थी उनको डिफाइन कर दिया कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये बल्गारिया का रीजन है, ये जो है ये तुर्की है, मतलब हर रीजन को है वो डेफिनेट कर दिया। इसके बाहर जो है वो तुर्की नहीं फैल सकता। इस तरह पहले कब्जा कर लिया करते थे लोग, तो अब जो कब्जे वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि सॉवरेनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। पहले जिस तरह सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, अब जो है वो सॉवरेनिटी पूरी एक्सरसाइज होगी और वो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के अंदर जो है वो सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करेगी। 4 एलिमेंट्स अगर होंगे 21st सेंचुरी में, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी,
पूरे पूरे 4 एलिमेंट्स होंगे तब वो अब स्टेट होगी जो आज की मौजूदा फॉर्म है, वरना अगर इसमें से एक एलिमेंट भी नहीं होगा तो स्टेट कंसीडर नहीं की जाएगी आज के टाइम पीरियड में। सो ये बेसिकली था एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट।